नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। पांचवा चरण हो गया है, अब छठे चरण की जिम्मेदारी है आपको बताना कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको छठे चरण की शुरुआत करूं उससे पहले दो बात बताना चाहता हूं। आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर में कभी लिखा कि अब हिंदुत्व और मोदी के नाम से चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब ज़मीन पर चूंकि उनके कारिंदे बहुत हैं, घर घर जाते हैं, सुबह को शाखा लगाते हैं, मशवरे चलते हैं। अब शायद उन लोगों ने महसूस कर लिया होगा, तभी मेरे ख्याल से सीडीएस ने बताया कि 2% हिंदुत्व का मुद्दा ज़मीन पर बाकी है। मंदिर का जो मुद्दा है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ 8%। अंदाज़ा नहीं था, पहला चरण जो हुआ तो करवटी पलट गई चुनाव की। जब माना यह जा रहा था कि 80 में से 80 और 350, 370 और 400 सीटें आ जाएंगी, पता चल रहा है 272 के लाले पड़ रहे हैं चर्चा के अनुसार। हिंदुत्व बाकी है, मंदिर का मुद्दा अब भी तक मुद्दा है नहीं है, इसके बारे में और ज़्यादा 4 जून को क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा शुरू से कहना है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। 30-35% वोट से कम मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा नहीं, क्योंकि इतना वोट परसेंटेज उनका होगा ही। चाहे वो अखिलेश की नाराज़गी के खिलाफ हो, तेजस्वी यादव के खिलाफ हो या राहुल गांधी के खिलाफ हो, उसके बावजूद भी कट कटा के 30-35-40% बच जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति अब की बार दूसरी है। ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, 38% वोट मिला था शायद 2019 में। इस बार वो 30 रह जाए, 32 रह जाए, 34 रह जाए, अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको हिंदुत्व कितना बाकी है और मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, ये मैं 2 सीटों पर लेकर जाना चाहता हूँ। 5वें चरण के बाद जिस तरह से कभी बिल्डिंग गिरा करती है ना तो धूल आ जाती है, तो धूल को बैठने में भी समय लगता है। चरण जब हो जाता है चुनाव का तो अंदाज़ा एकदम नहीं हो पाता, 1-2 दिन के बाद अंदाज़ा होता है जब धूल नीचे बैठ जाती है कि किस पॉकेट में क्या हुआ। 2 सीटें आपके सामने रखूंगा। एक सीट तो वो जो पूरे देश के धुरी बांधने की कोशिश की गई, अयोध्या यानी कि फैज़ाबाद। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के हालात क्या हैं। और दूसरी जगह मैं आपको लेकर चलूँगा उत्तर प्रदेश, जहाँ से श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को उतार दिया गया था, जहाँ से प्रधानमंत्री 14, 19, 24 अपने चुनाव का श्री गणेश यहीं से करते हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन है। मैं आपको मेरठ से लेकर चलता हूँ, अयोध्या पर आकर रुकूंगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहाँ मैंने आपको बताया श्री राम का रोल करने वाले को ही लेकर आया गया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत वोट भी है, लगभग 13-14 लाख वोट आप मानकर चलें। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी ने किया ये कि वहाँ 3 टिकट बदल करके, 2 या तीसरा टिकट बदल करके यहाँ दलित समाज के योगेश वर्मा थे एक विधायक, उनकी पत्नी जो मेयर रही हैं उनको टिकट दे दिया। 3.5 लाख दलित उत्तर प्रदेश के मेरठ की लोकसभा सीट पर है। 6 लाख करीब मुसलमान बताया जाता है, मैं 7 लाख बताता हूँ। ये 7 और 4 3.5 10.5 लाख, इसमें से मुस्लिम जगहों पर ज़्यादा परसेंटेज हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हार रहे हैं। दूसरी बात यह हुई है कि जो यहाँ पर बीजेपी डोमिनेटेड एरियाज थे उनमें वोट परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कांटे की टक्कर है। लेकिन एज यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी के दलित कैंडिडेट को दिया जा रहा है, तो ये हवा निकल जाती है। यहाँ पर अगर ये जीत जाते हैं, आ जाइए अयोध्या फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में लल्लू सिंह साहब लड़ रहे हैं। उन्होंने आपको मालूम ही है कि क्या कह दिया था। उन्होंने कह दिया था 400 सीटें चाहिए, संविधान तो जब भी चेंज होगा। 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख बताया जाता है, वह दलित है। और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पर वो भी दलित समाज से हैं, तो यादव और मुस्लिम और दलित समाज वहाँ पर भी मिल गया और आधे से ज़्यादा पंडित वोट वहाँ बढ़ गया, ऐसा बताया जाता है। लल्लू सिंह की एंटी इनकम्बेंसी, संविधान के बचाने का डर और वोट के अंदर नीरसता, वहाँ के लोकल पत्रकार ये बता रहे हैं कि गोंडा की सीट लगभग फंस गई है। पहले तो एज दिया जा रहा था लल्लू साहब को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लल्लू साहब जो हैं वहाँ कुछ और ही बन गए। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को एज बताया जा रहा है। इन दोनों सीटों पर अगर मिसाल के तौर पे, बाकी जगह तो क्या हाल होगा वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हुआ यूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ज़मीन के बल गिर गया और वहाँ समाजवादी या गठबंधन का कैंडिडेट जीत गया, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि देश ने नफरत की राजनीति को, जो कि मंदिर के बहाने लाई गई थी, उसको दरकिनार कर दिया है। हालांकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो साउथ में रहता है, जो अपने वेशभूषा से बहुत हिंदुइज्म को मानने वाला दिखता भी है, उसने कभी ज़िंदगी में इनकी नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बड़े ज़माने से आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि तमिलनाडु में जा करके, केरल में जा करके, इन तमाम जगहों पे जाके अपनी ज़मीन को नम किया जाए, लेकिन इनको हमेशा बाहर ही निकाल दिया गया। इनकी ज़मीन वहाँ बन नहीं पाई। खूब प्रोपेगेंडे हुए,
बंगाल में प्रोपेगेंडा करके कुछ हासिल भी कर लिया था, कर्नाटक में भी कर लिया था, लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। निकलना तो खुद से आदम का सुनते आए थे, मगर बड़े बेआबरू है। तो वो आधे से ज़्यादा जो विंध्याचल के नीचे का हिस्सा है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ ज़्यादा वजूद था ही नहीं। और जो हिंदी बेल्ट, जिसे वो साउथ का एक सांसद कह रहा था गोबर पट्टी, इस तरह की लैंग्वेज बोले, हमें बड़ी उलझन हुई, हमने इसको कंडेम भी किया, लेकिन वो किन आधार पे कह रहा था उसके आधार भी समझ लीजिए। तो बहरहाल ये जो हिंदी पट्टी पे, यहाँ पर भी हालात बहुत नाजुक हो गए। तो पता चल जाएगा कि यहाँ का जो वोटर है वो मेंटली कितना डेवलप हुआ है। अयोध्या और मेरठ की अगर सीटें निकल जाती इनके हाथ से, तो आप समझ लीजिए कि हिंदुत्व का मुद्दा अगर ये दोबारा उठाएंगे तो शायद वो ऐसा होगा जैसे बासी कड़ी में उबाल देने की बात। हाँ, योगी आदित्यनाथ के रूप में दोबारा से ये एक आँच लगा करके बना सकते हैं, लेकिन बीच में अमित शाह अड़ जाते हैं। खैर, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों सीटों की निकल कर जो आया कॉम्बिनेशन दोस्तों, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकल कर आया। और यानी कि फैज़ाबाद हार जाते हैं। तो अब ये बताइए, जिस मंदिर के बारे में 22 जनवरी को करोड़ों रुपया फूंक दिया गया, हालांकि वो मंदिर तो शायद लोगों के पैसों से बना, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री और तमाम जो ये लाभ लश्कर गया, ये सरकार का पैसा गया है या भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, ये भी एक विषय है। कोई अगर जो कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करते हैं, अगर किसी के अंदर इतनी ताकत बची हो तो प्रधानमंत्री से पूछे तो सही कि ठीक है PM केयर का मत दीजिए, लेकिन ये तो बताइए आपके जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे अयोध्या में, वो किसके पैसे के उड़ रहे थे? आपको अगर वहाँ जा कर के प्राण प्रतिष्ठा करनी तो छुट्टी लेकर अपनी गाड़ी से चले जाते या पार्टी के उससे चले जाते। अगर वो सरकार, अगर उससे, अब ये भी कह सकते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, तो बाकी जो लाव लश्कर उठा है उसमें जो पैसा बर्बाद होता है उसका क्या है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में एक राष्ट्रोदय प्रोग्राम हुआ RSS का, राष्ट्रोदय। उसमें 3 लाख लोगों को लाया गया, दलित को और तमाम OBC के जितने भी लोग थे, पिछड़े वर्ग के सब, और अपर समाज को, और कहा कि 3 दिन का वो हुआ। हम 3 दिन तक वहाँ जाते रहे, उनकी कवर करते रहे। कभी SSP जवाब देती थी, उस टाइम लेडी थी एक SSP, कभी कोई। तीसरे दिन जब वहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाला था, सारे पुलिस वाले बाहर कर दिए गए और RSS के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वो पूरा निज़ाम संभाल लिया, अंदर का, बाहर का नहीं, अंदर का। तो मैंने कहा ये 3 दिन तक जो तमाम प्रशासनिक अमला लगा रहा इस प्रोग्राम को कराने में, करोड़ों रुपये खर्च हो गया, ये भी RSS वाले कर लेते, शायद हो सकता है उन्होंने किया भी हो। लेकिन वो तमाम पुलिस की जो बटालियन लगी हैं, वो जो ट्रकों में पैसा लगा है, वो जो PAC के जवान लटक के आए होंगे, उसका तो खर्चा RSS ने नहीं दिया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाद में लोकल जो SSP थी उनको प्रशस्ति पत्र भी मिला और दुनिया भर के काम हुए। ये जो पैसा खर्च होता है, उस दिन तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि अपना निज़ाम हम खुद संभाल लेंगे। तो वो 3 दिन से जो तुम्हारा निज़ाम संभाल रहा था पूरा शहर, उसका पैसा किसने दिया था? खैर, ऐसी तो हज़ारों घटनाएं हैं, आपको क्या बताएं। लेकिन आप और मैं जब धार्मिक उन्माद में लग जाते हैं तो पता चलता कि राजस्व और देश का पैसा कहीं भी चला जाए, आपको और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।